चलिए, आज का जो पहला टॉपिक है वो है स्टडी एंड देयर फील्ड। नोट करिएगा, स्टडी एंड देयर फील्ड्स। स्टडी एंड देयर फील्ड्स। कई बार आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में या मॉक्स में आप देखते होंगे, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि पेड़ों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, ओके, या कैंसर के अध्ययन को क्या बोलते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए रहते हैं लॉजी करके, ठीक है। तो बस वो क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट हैं इस तरीके के स्टडीज, उनको हम लोग यहां पे कवर करेंगे। एक तरफ आप लिख लो स्टडी, स्टडी, और एक तरफ लिख लो फील्ड, फील्ड। शुरू करते हैं। पहला लिखिए ऑन्कोलॉजी। कोई बता सकता है ऑन्कोलॉजी किस चीज की स्टडी को बोलते हैं? ये कैंसर की स्टडी को बोलते हैं। किसको? कैंसर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप देखोगे बहुत बार आपको ये मिलेगा, ऑन्कोलॉजी पूछा गया है। इसके अलावा दूसरा लिखिए इकोलॉजी। इकोलॉजी ये एनवायरनमेंट की स्टडी को बोलते हैं, एनवायरनमेंट की स्टडी को। कैंसर, कैंसर की स्टडी, एनवायरनमेंट की स्टडी। अगला लिखिए न्यूमिस्मैटिक। न्यूमिस्मैटिक ये सिक्कों के अध्ययन को बोलते हैं। किसको? कॉइन्स, सिक्कों के अध्ययन को, ओके। ये जो कॉइन्स को स्टडी करके बता देते हैं कि कौन से काल के सिक्के होंगे, तो वो न्यूमिस्मैटिक से होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोलॉजी ये पता है पेड़ों के अध्ययन को बोलते हैं, ट्री। आपने देखा होगा जब पेड़ काटा जाता है तो उसके अंदर, जैसे मान लीजिए कि इतना मोटा उसका बंच है, तो जब उसे काटा जाएगा तो उसके अंदर सर्कल सर्कल बने होते हैं इस तरीके से, ऐसे। तो ये जो सर्कल्स होते हैं ये ईयर को रिप्रेजेंट करते हैं एक तरीके से। इन्हीं से पता लगता है कि कितने साल पुराना पेड़ है, तो डेंड्रोलॉजी इसे बोलते हैं। अगला लिखिए कैलोलॉजी। कैलोलॉजी ये किसको बोलते हैं? स्किन की स्टडी को, स्किन ब्यूटी, स्किन ब्यूटी की स्टडी को। नोट डाउन कर लीजिए, जैसे ही नोट हो जाए बताइएगा। कैलोलॉजी स्किन ब्यूटी की स्टडी को। सर कई बार टीम से बात कर ली है पर कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। आपके क्लास की 3 to 6 वीडियो नहीं चल रही है। भाई ऐसा क्यों हो रहा है? मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं आपके कमेंट्स का फ़ोटो ले रहा हूँ। मैं आज ये कंसर्न पास कर दूंगा टीम को, ओके। ठीक है, आज मैं कंसर्न पास कर दूंगा, डोंट वरी, ओके। हाँ, अगला लिखिए। नेक्स्ट लिखिएगा माइकोलॉजी। ये माइकोलॉजी किसको बोलते हैं? ये फंगी की स्टडी को बोलते हैं। किसको? फंगी, फंगी के स्टडी को बोलते हैं माइकोलॉजी। अगला लिखिए सरपेंटोलॉजी। सरपेंटोलॉजी ये किसको बोलते हैं? सरपेंटोलॉजी स्टडी ऑफ स्नेक्स, सांपों के अध्ययन को। स्टडी ऑफ स्नेक्स, सांपों के अध्ययन, सरपेंटोलॉजी। नेक्स्ट लिखिए न्यूरोलॉजी। स्टडी ऑफ नर्व सिस्टम, नर्व सिस्टम की स्टडी को। हमारे ब्रेन के अंदर नर्व सिस्टम है ना, हमारे ब्रेन के अंदर जो भी सेल्स हैं जो कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं इस तरीके से, तो ब्रेन के अंदर जो तारों का एक तरीके से काम करते हैं, इंस्ट्रक्शन को एक से दूसरी जगह तक पहुंचाने का काम करते हैं, नर्व सिस्टम कहलाता है वो।
तो न्यूरोलॉजी। अगला लिखिए गायनोकोलॉजी। गायनोकोलॉजी ये किसको बोलते हैं? स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, महिलाओं के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जुड़ी हुई जो समस्याएं होती हैं उनकी डॉक्टर को भी क्या बोला जाता है? गायनिस्ट बोला जाता है ना। तो वही स्टडी क्या है? गायनोकोलॉजी। तो लिख लीजिए स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। नोट हो गया? क्लियर हो रहा है ना सभी को? जी हां। अगला एक लिखिएगा ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी स्टडी ऑफ टीथ, दांतों के अध्ययन को बोलते हैं ओडोंटोलॉजी। नेक्स्ट लिखिए बायोलॉजी, स्टडी ऑफ ह्यूमन, स्टडी ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स, ह्यूमन ऑर्गन्स। नोट कर लीजिए स्टडी ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स। नेक्स्ट लिखिए नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी स्टडी ऑफ किडनी, स्टडी ऑफ किडनी। अगला लिखिए ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी स्टडी ऑफ बोन्स, हड्डियों के अध्ययन को, हड्डियों के अध्ययन को। अगला ये लिखिए नियोनेटोलॉजी, नियोनेटोलॉजी। कोई बता सकता है नियोनेटोलॉजी किसको बोलते हैं? नियोनेटोलॉजी एनी आइडिया? न्यू बॉर्न बेबीज की स्टडी को, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उस पैदा हुए बच्चे की स्टडी को। तो लिख लीजिए न्यू बॉर्न बेबी, न्यू बॉर्न बेबी की स्टडी को नियोनेटोलॉजी। ध्यान रखिए यहां पर ह्यूमन न्यू बॉर्न की बात नहीं हो रही है, ओवरऑल की बात हो रही है। पशु का भी न्यू बॉर्न हो सकता है, ह्यूमन का भी हो सकता है, बर्ड का भी हो सकता है। ठीक है? हां। अगला लिखिए पिसीकल्चर, पिसीकल्चर, पिसीकल्चर किसको बोलते हैं? स्टडी ऑफ फिशरीज, स्टडी ऑफ फिशरीज मत्स्य पालन के अध्ययन को। ठीक है? मछलियों के प्रोडक्शन के अध्ययन को क्या बोला जाता है? पिसीकल्चर। अगला लिखिए हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर ये किसके लिए है? हॉर्टिकल्चर बागवानी के लिए। ठीक है? हॉर्टिकल्चर किसके अध्ययन को बोलते हैं? बागवानी के अध्ययन को। और बागवानी किसकी होती है? फूलों की भी हो सकती है, सब्जियों की भी हो सकती है, फलों की भी हो सकती है। ठीक है? तो लिख लीजिए एग्रीकल्चर, एग्री प्रोडक्ट्स, बागवानी। एग्रीकल्चर या एग्री प्रोडक्ट्स। डन है? नोट होते ही बताइएगा। आप मुझे मेल कर दीजिएगा संचिता, अगर ऐसा है तो। वरुण डॉट नहीं, आप उस पर मत करना, sscgsguru@gmail.com पर आप मुझे कर दीजिएगा, वैलिडिटी आपकी बढ़ा दूंगा। डन है? आगे बढ़ा जाए। अगला लिखिए स्टडी ऑफ सेल्स, स्टडी ऑफ सेल्स सेलों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी, साइटोलॉजी। नेक्स्ट लिखिए जूलॉजी, जूलॉजी
ये किसको बोलते हैं? एनिमल्स की स्टडी को, एनिमल्स के अध्ययन को, पशुओं के अध्ययन को, एनिमल्स। अर्जुन वैली वाला एनिमल मत समझ लेना। हाँ, अच्छा अभी आपने, एक सेकंड रुकिएगा। अच्छा, हम लोगों ने कैलोलॉजी स्किन ब्यूटी लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी स्टडी ऑफ स्किन, डर्मेटोलॉजी। अब दोनों में अंतर क्या है? जो कैलोलॉजी आपने पहले लिखा हुआ है वो स्किन ब्यूटी के अध्ययन को कहा जाता है, ठीक है, जिसमें मेलानिन हो गया या मेलानिन की मात्रा भी कंसीडर करी जाती है, जिससे कि स्किन का कलर कम या ज्यादा होता है, ब्राइट या फिर डार्क होता है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डार्क कलर खराब होता है या फिर श्वेत होता है वो अच्छा होता है। मैं अगर पर्सनली बोलूं तो मुझे मतलब बहुत श्वेत वाले लोग बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल नहीं लगते हैं। खैर, आप समझ रहे होगे क्या कहने का मतलब है। कैलोलॉजी का मतलब है स्किन ब्यूटी का अध्ययन, और डेंड्रोलॉजी का मतलब है, सॉरी, डर्मेटोलॉजी का मतलब है कि स्किन का अध्ययन ओवरऑल। और डेंड्रोलॉजी अभी आपने लिखा ही है, ट्रीज के अध्ययन को बोलते हैं। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। कोई बता सकता है इकोलॉजी, इकोलॉजी किसे बोलते हैं? अभी आपने लिख लिया है। अभी जब हम लोग बात कर रहे थे हॉर्टिकल्चर की, तो मैं देख रहा था एक स्टूडेंट ने बोला था फ्लावर्स के अध्ययन को, फ्लावर्स के अध्ययन को, ठीक है। तो मैं क्लियर करना चाहता हूं, नोट करिएगा इसके लिए, फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, ठीक है। दरअसल फ्लोरिकल्चर कहलाता है फूलों का अध्ययन। तो यहां पर लिखिए फ्लावर्स, यहां पर लिख लीजिए फ्लावर्स। अब क्लियर है ना? तभी मैंने बोला था हॉर्टिकल्चर मतलब किसी भी तरीके की बागवानी हो सकती है, उसमें फल भी आ जाते हैं, फूल भी आ जाते हैं, सब्जियां भी आ जाती हैं, लेकिन स्पेशली जो फूलों का अध्ययन होता है वो फ्लोरिकल्चर कहलाता है। हाँ, इकोसिस्टम का अध्ययन। फॉरेंसिक्स, फॉरेंसिक्स बताइए, फॉरेंसिक्स, फॉरेंसिक्स साइंटिफिक साइंटिफिक फैक्ट्स के अध्ययन को। जब इन्वेस्टिगेशन कहीं पर होती है किसी भी क्राइम सीन में, तो वहां पर फॉरेंसिक्स टीम भी जाती है। वो क्या करती है? सबूत जुटाती है, जो कि साइंस से किसी भी तरीके से जुड़े हो सकते हैं। वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी किसी से भी जुड़े हो सकते हैं। तो साइंटिफिक अध्ययन को या साइंटिफिक फैक्ट्स के अध्ययन को क्या बोलते हैं? फॉरेंसिक्स बोलते हैं। जेनेटिक्स बताइए किसे बोलते हैं? जेनेटिक्स किस चीज के अध्ययन को बोलते हैं? पोस्टमार्टम में, डीएनए में। हाँ, फॉरेंसिक्स हर जगह यूज होता है, जरूरी नहीं है कि पोस्टमार्टम ही करना हो किसी का। क्राइम सीन है, अगर वहां पर कोई मरा भी नहीं पड़ा हुआ है तब भी आपको फॉरेंसिक्स में कुछ मिल सकता है। बाल मिल सकता है पर्टिकुलर जो किलर है या फिर जिसने वारदात करी हुई है, कुछ भी मिल सकता है। जेनेटिक्स किसको बोलते हैं बताइए? बिल्कुल सही, लिखिए जेनेटिक्स, स्टडी ऑफ डीएनए, या ब्रैकेट में लिख लीजिए स्टडी ऑफ हियरडिटी, स्टडी ऑफ हियरडिटी। हियरडिटी का मतलब जो हायरार्की चली आ रही है, दादा का बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, ठीक है, जो जनरेशन चली आ रही है, जेनेटिक्स। अगला लिखिए एपीकल्चर, एपीकल्चर। मधुमक्खियों के अध्ययन को एपीकल्चर बोला जाता है। तो स्टडी ऑफ हनी बी, स्टडी ऑफ हनी बी, मधुमक्खी, मधुमक्खी के अध्ययन को।
अगला लिखे एरोनॉटिक्स। एरोनॉटिक्स किसके अध्ययन को बोलते हैं? एरोनॉटिक्स स्टडी ऑफ एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट जॉइंट्स के अध्ययन को क्या बोलते हैं? जो जॉइंट्स होते हैं ना, जैसे ये जॉइंट है हाथ का, ये वाला जॉइंट है, पैर का जॉइंट है, इसी तरीके से इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं बताइए? स्टडी ऑफ जॉइंट्स क्या कहलाएगी? देखो कौन बता पाता है। स्टडी ऑफ जॉइंट्स मैंने आपसे पूछा। कोई नहीं बता पाएगा? बिल्कुल सही है। किसका आंसर आया है? श्रीवास का आंसर बिल्कुल सही है। आनंद पांडे का भी आंसर सही है, लिख लीजिए। इन्होंने क्या बोला है? हाँ, ऑर्थोलॉजी। ऑर्थोलॉजी स्टडी ऑफ जॉइंट्स। इसी तरीके से लिखिए एकॉस्टिक्स। एकॉस्टिक्स स्टडी ऑफ साउंड। साउंड ध्वनि के अध्ययन को, ध्वनि के अध्ययन को क्या बोलते हैं? एकॉस्टिक्स बोलते हैं। डन है इतना? ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट आपने लिख ही लिए हैं। नोट होते ही बताइएगा, नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। हो गया नोट? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक है इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ इंडिया। हिंदी वाले लिख लें भारत की प्रमुख झीलें। भारत की प्रमुख झीलें। पहले तो 2-4 फैक्ट लिख लो जहां से लगातार क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं, उसके बाद स्टेट वाइज नोट कर लेंगे। पहला जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो आपको ध्यान रखना है, जो आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। अगर आपसे पूछा जाए भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, फ्रेश वाटर लेक, तो आंसर क्या हो जाएगा? वुलर लेक। वुलर लेक ये कहां है? जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो यहां पर मीठे पानी की झील, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। ठीक है, वुलर लेक पहला। दूसरा, एक आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, लार्जेस्ट सलाइन वाटर लेक। लार्जेस्ट सलाइन वाटर लेक मतलब सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? चिल्का लेक। चिल्का लेक, ब्रैकेट में लिख लो उड़ीसा। ये कहां है? उड़ीसा में। तीसरा एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक। तीसरा क्वेश्चन जो बनता है लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक। आर्टिफिशियल लेक का मतलब ह्यूमन मेड, जिसे इंसान ने बनाई हो। तो ये कौन सी है लेक? अपर लेक। क्या नाम है? अपर लेक। और ये कहां पर पड़ती है? ये पड़ती है एमपी में, मध्य प्रदेश। ठीक है, मतलब ह्यूमन मेड। ह्यूमन मेड।
नोट कर लीजिए, नोट होते ही बताइएगा। मैंने यहां पर क्या लिखा है, पहला सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर लेक, उसके बाद सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का लेक उड़ीसा, उसके बाद लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक मतलब ह्यूमन मेड या अपर लेक एमपी। नोट होते ही बताइएगा, ठीक है? ठीक है, अगला लिखिए, 3 फैक्ट लिख लिया ना। डीपेस्ट लेक, डीपेस्ट लेक सबसे गहरे पानी की झील, डीपेस्ट लेक ऑफ इंडिया कौन सी झील है? मानसबल। मानसबल ये कहां पड़ती है? जम्मू कश्मीर में पड़ती है। यह सबसे गहरी झील है, तो लिख लीजिए यहां पर सबसे ज्यादा गहराई वाली झील। एक फैक्ट आपसे पूछा जाता है, हाईएस्ट लेक ऑफ इंडिया, हाईएस्ट लेक ऑफ इंडिया सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो अगर यह आपसे पूछा जाएगा तो आपका आंसर क्या होगा? चोलामू लेक। क्या नाम है? चोलामू लेक। लिख लीजिए, चोलामू लेक। ब्रैकेट में लिखिए कहां पर है ये है सिक्किम में। चोलामू लेक कहां पर है? सिक्किम में। क्लियर है इतना? और एक और फैक्ट आपसे पूछा जाता है, कौन सा? कौन सा? लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया। अभी तक लार्जेस्ट की बात हो रही थी, मतलब बड़ी झीलों की बात हो रही थी। लॉन्गेस्ट की अब लंबाई की बात हो रही है। लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया। अब आंसर क्या हो जाएगा? अब आंसर क्या हो जाएगा? वेम्बनाड लेक। तो लिखिए वेम्बनाड लेक। ये कहां है? ये है केरल में। नोट कर लीजिए, वेम्बनाड लेक। हो जाए तो बताइएगा। डन है भाई? इसके अलावा आपसे डायरेक्ट फैक्ट नहीं पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो लेक से आपके क्वेश्चन बनेंगे वो फिर सीधे सीधे बनेंगे कि कौन से राज्य में स्थित है। तो कुछ और इंपॉर्टेंट है जो कि आप लिख लीजिए, ठीक है? ओके, हाँ, चलिए एक तरफ लिख लीजिए स्टेट, और एक तरफ लिख लीजिए लेक। सबसे पहले लिखिए जो बहुत बार पूछी जा चुकी है, पुलिकट लेक। पुलिकट झील ये कहां पर है? ये है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश। एपी इसलिए नहीं लिखता हूं, कई बार अरुणाचल प्रदेश भी समझ लेते हैं ना। अगला लिखिए रेणुका लेक। ये कहां है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट लिखिए मानस लेक। ये कहां है? हरियाणा में। हरियाणा। मानस लेक हरियाणा। मानस लेक हरियाणा। एक हरियाणा में और है, लिखिए ब्लू बर्ड लेक। ब्लू बर्ड लेक। ब्लू बर्ड लेक हरियाणा। यूपी की एक प्रसिद्ध लेक है, कोई बता सकता है? यूपी की एक प्रसिद्ध लेक है, कोई बता सकता है? एनी आइडिया? कोई भी हमारे बीच में ऐसा हो धुरंधर जो यूपी की प्रसिद्ध लेक बता सके? वैसे तो काफी सारी हैं, बताइए।
अभिषेक कुमार का कहना है, अच्छा बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप जो बोल रहे हो वो आपको गूगल में दिखा रहा है, बिल्कुल सही बात है। अब इसका कारण क्या है मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जो ये ऊंचाई में चोलामू लेक को कंसीडर किया जाता है, जब आपसे एग्जाम में पूछता है तो अब आपको ये ऑप्शन में भी नहीं देगा जो आप बोल रहे हैं, ठीक है। जो ग्रोदोंगमार लेक है, इसकी खास बात क्या है समझिएगा। इसको हाईएस्ट में इसलिए कंसीडर किया जाता है, आपने वॉल्केनोस पढ़े हुए हैं, वॉल्केनो आपने पढ़े होंगे, उसमें आपने देखा होगा जो स्ट्रैटो टाइप वॉल्केनो होते हैं, ठीक है। स्ट्रैटो टाइप वॉल्केनो जो होते हैं, पहले तो ये फूटते हैं, उसके बाद आप देखोगे एक टाइम के बाद जब इनका लावा पिघल के नीचे पहुंच जाता है, जब ये शांत हो जाते हैं, मतलब सुषुप्त वॉल्केनो बन जाते हैं, तो आप देखोगे इनमें एक कार्टर बन जाता है। कार्टर मतलब एक ऐसा गोला बन जाता है। बात आ गई समझ। और इसी में पानी भरने लगता है। जब इसी में पानी भरता है तो ये भी एक लेक में कन्वर्ट हो जाता है। बात आ रही है समझ। तो ये जो आप बोल रहे हैं ना, इसकी हाइट इस वजह से कंसीडर करी जा रही है, बट दिस इज नॉट अ प्रॉपर लेक। क्लियर हो रही है बात। ये पहले एक कार्टर है जो कि ज्वालामुखी के सुप्त होने के बाद बना हुआ है, इस वजह से एग्जाम में इसको कंसीडर नहीं किया जाता है। एग्जाम में चोलामू लेक को ही कंसीडर किया जाता है, जो कि पूरे तरीके से खुले हुए मैदान में है, ना कि इस तरीके से है कार्टर में। मेरी बात आप समझे? क्लियर हो रही है बात। अगर मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊं तो मैं आपको ऐसे बहुत सारे तथ्य दिखा सकता हूं जो कि एग्जाम में किसी और तरीके से पूछे जाते हैं और उसका कारण भी अलग है। क्लियर हो गई भाई बात? ये रीजन क्या है? हाँ, ब्लू बर्ड आपने हरियाणा लिखा, मैंने अभी यूपी पूछा था किसी से किसी ने बताया। चलिए लिख लीजिए, एक लिख लीजिए, बरुआ ताल, बरुआ ताल उत्तर प्रदेश, बरुआ ताल उत्तर प्रदेश। अगला लिखिए रामसागर लेक, यह भी यूपी, रामसागर लेक यूपी। नोट होता ही बताइएगा फटाफट से, जैसे ही नोट हो जाए बताइएगा। YouTube के इतिहास में सबसे पहले फ्री में ल्यूसेंट सीरीज कवर की, मिलियंस व्यूज, हजारों सिलेक्शंस, और ये सीरीज अमर हो गई। सफलता की कहानी दोहराने फिर से आ रहा हूं 26 मई से, इस बार एसएससी टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पे। 15 क्लासेस, 1500 क्वेश्चंस और 4000 से ज्यादा इनडायरेक्ट क्वेश्चंस। 26 मई से रात 8 बजे जुड़ना ना भूलें, ओनली ऑन एसएससी टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल। हो गया नोट? अरे मोती झील क्या है, मोती झील में वो 5 रुपया वाली नाव चलती है यार पगला। मोती झील कैसे बनाई हुई है? अरे वो सीमेंटेड बनाई है यार चाचा, वो सीमेंटेड बनाई है। वो एक पार्क है, उस पार्क में पौधे लगा दिए हैं और बीच में ऐसे सीमेंटेड बना दी है। इसमें 50-50 रुपया दो, तुम्हें बोटिंग करा के ले आएगा वहीं पे। और पानी पानी ऐसा ठहरा रहता है कि वहीं पे मच्छर लगेंगे भिन भिनाते हुए। मोती झील डन है। हाँ, नेक्स्ट लिखिएगा, मिरिक लेक, मिरिक लेक पश्चिम बंगाल। अगला लिखिए देबर लेक, देबर लेक यह भी पश्चिम बंगाल। मिरिक लेक, देबर लेक। अच्छा, आपने पहले ही बोल दिया था, नहीं पढ़ पाया हूंगा भाई। अगला लिखिएगा पुष्कर लेक, पुष्कर लेक राजस्थान, राजस्थान। सांभर लेक, सांभर बताइए कौन से राज्य में है? बहुत इंपॉर्टेंट है सांभर लेक।
सांबर लेक, सांबर लेक कोई बता सकता है कहां पर है? बिल्कुल सही, ये भी राजस्थान में है। राजस्थान, सांबर लेक। एक लिखिएगा नैनीताल लेक, तो सभी को पता होगा। नैनीताल लेक, उत्तराखंड। अगला लिखिएगा तल्ली ताल, लिखिए तल्ली ताल, ये भी उत्तराखंड। वैसे ये वाला यूके नहीं है, वो तो यूनाइटेड किंगडम है, यूके। तल्ली ताल। (1771) में एक युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ पानीपत 3। तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था, यह अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में हुआ था। तो ये जब बैटल हुआ था, उससे जस्ट पहले मराठे कौन सी झील में डुबकी लगाना चाहते थे? उनकी प्रथा के हिसाब से वो कौन सी झील में डुबकी लगाना चाहते थे? हिंट देता हूं, हरियाणा में पड़ती है ये, क्योंकि अब दिल्ली तक तो आ ही गए थे, पानीपत तो यहीं पे था, दिल्ली की जमीन पर। बताइए, बोलिए। मैंने इशू आपका नोट कर लिया है, पहले ही मैंने फोटो ले ली है। आज की क्लास के बाद रुक जाइए, मैं इशू फॉरवर्ड कर दे रहा हूं, सॉर्ट हो जाएगा। मानस झील नहीं भाई, मानस तो मैं लिखा चुका हूं, अभी लिखा ही नहीं है। चलिए सोच के बताइए, सोच के बताइए, नहीं तो मैं तो फिर बता दूंगा। देखिए आंसर आ चुका है, कुमार बिट्टू का भी आंसर सही है और बसंत का भी आंसर सही है, बिल्कुल सही। यह है सूरज कुंड, लिख लीजिए, इसीलिए पूछा था। सूरज कुंड, हरियाणा। सूरज कुंड, हरियाणा। नोट होता ही बताइएगा। डन है भाई। नेक्स्ट लिखिए, हेब्बर लेक, कर्नाटक। उलसूर लेक, कर्नाटक। लाल बाग लेक, कर्नाटक। हेब्बर, उलसूर, लाल बाग, ये तीनों कर्नाटक में है। हेब्बर, उलसूर, लाल बाग। एक लिखिए कांवड़ लेक, कांवड़ लेक, बिहार, बिहार। अगला लिखिए सुरसागर लेक, सुरसागर लेक, गुजरात, गुजरात। अगला लिखिए सोनबीर लेक, सोनबीर लेक, असम। अगला लिखिए हाफलॉन लेक, हाफलॉन, असम। कई बार स्टूडेंट ये कहते हैं सर मेरे कमेंट आपको नहीं दिखाई दे रहे क्या? दिखाई देते हैं भाई, एक्चुअली मेरे क्लास में जितना भी निकल रहा होता है ना, सब यहाँ से निकल रहा होता है, तो मुझे थोड़ा जोर देना पड़ता है और ये समझना पड़ता है कि क्या फ़िल्टर करके आपको लिखाना है और क्या नहीं लिखाना है। सर 2 मिनट हेल्प कर देना। देखो यार, एक चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ, अगर आप चीज़ों को बेहतर तरीके से याद रखना चाहते हैं जीएस में, तो आपको क्या करना होगा, आप एग्जाम्पल के तौर पर आप टॉपिक उठाइए, ठीक है। टॉपिक ऐसे उठाना है कि आज मुझे इंपॉर्टेंट रीवर्ड्स पढ़नी है, ठीक है। अब आपने क्या किया, रिवर पढ़ डाली,
अगर आपको ज्यादा लग रहा है तो आप एक दिन में 2 या 3 रिवर केवल उठाइए, एक दिन में पूरी मत लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पर आपने आज गंगा रिवर सिस्टम पढ़ लिया, इसकी सारी ट्रिब्यूटरीज पढ़ ली। आपने आज ब्रह्मपुत्र पढ़ लिया, इसकी ट्रिब्यूटरी पढ़ ली। ठीक है, ये 2 रिवर सिस्टम आज आपने कवर कर लिए। आज का दिन है 8 अगस्त। ठीक है, आपकी एक डायरी है, इस डायरी में ये आपको तुरंत लिख लेना है कि 8 अगस्त को मैंने ये टॉपिक पढ़े थे। जीएस की मैं बात कर रहा हूं। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको ये डायरी कब निकालनी है, आपको ये 10 तारीख को निकालनी है, एक दिन छोड़ के। और 10 तारीख को कोरा कागज होना चाहिए आपके सामने और लिखना केवल उसमें चालू करो गंगा। अब आपके दिमाग से आना चाहिए कि हां, गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी सर ने बताई थी, यमुना। लिखो यहां पर लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी यमुना। लंबाई कितनी है, 1360 65 जो भी है। गंगा की कितनी बताई थी, 2525 बताई थी। ठीक है, दूसरी और कौन सी ट्रिब्यूटरी है, लिखो। तीसरी और कौन सी है, चौथी और कौन सी है, इसकी लंबाई सबकी लिखो। क्लियर हो रही है बात? अपने आप ही समझ आ जाएगा। अगर आपको ब्रह्मपुत्र की 10 ट्रिब्यूटरीज लिखाई थी और आपने 2 दिन के बाद 6 लिखी हैं, तो आप ये मान लीजिए कि गेन हुआ है। आपको 6 ट्रिब्यूटरीज याद हो गई हैं। अब जरूरत नहीं है याद करने की, ये 6 याद करने की जरूरत नहीं है। आपको तुरंत क्या देखना है, 10 तारीख को तुरंत आपको अपने नोट्स देखने हैं ब्रह्मपुत्र के कि कौन सी 4 नदियां मैंने मिस कर दी, बाकी 6 तो आपने लिख दी। ये तरीका होता है, ये मैंने कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं बता दी है। अगर आप इस तरीके से जाओगे ना तो चीजें फिर भूलती ही नहीं है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, जो यहां बना रहे हो उसको यहां पक्का करते जा रहे हो, कंक्रीट करते जा रहे हो यहां पे। नहीं तो हवा में पढ़ाई करोगे तो कुछ नहीं होने वाला दोस्त। नहीं तो फिर कहानियां ऐसी सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं। 4 साल 5 साल से कोई भी पूछता है, बराबर वाले अंकल पूछ रहे हैं, पता लगा ताऊ आके पूछ रहा है या फूफा आके पूछ रहा है, केवल हम एक ही चीज कह रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। कौन सी तैयारी कर रहे हो, शादी की तैयारी, पहाड़ पे चढ़ने की तैयारी? नहीं नहीं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। अरे और बताओ यार, सबको यही कर रहा है तैयारी। कितने साल हो गए तैयारी करते हुए? फूफा अभी 1 साल और सोच रहे हैं कर लें, अभी 2 साल और मुझे अपने आप को देना है। बस यही चलता रहता है। फिर ऐसी प्यार भरी कहानियां धीमे धीमे नफरत वाली कहानियों में बदल जाती हैं। पहले शुरुआत होती है 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल, फिर वो 8-8 साल तक तैयारी चलती रहती है और जवानी पूरी तैयारी में ही निकल जाती है। और जवानी में जो केवल तैयारी करता रह जाए वो एक्शन कब करेगा, बुढ़ापे में। तो ठीक है, जो करना है अभी करना है, 1-2 साल के अंदर करना है और नौकरी लेके निकल जाना है। और मैं तो सीधा कहता हूं, हाँ, ये सपने बांटने से और कोचिंग का धंधा चलाने से किसी का कुछ नहीं भला हुआ है। इस तरीके से जो पैसा बनाया जाता है वो पैसा निकल भी जाता है सब। मैं सीधा बोलता हूं, किसी भी एस्पिरेंट को मैक्सिमम 4 साल अपनी जिंदगी के सरकारी नौकरी के लिए दो, वरना जिंदगी नहीं है सरकारी नौकरी। 4 साल में नहीं होता है भाई, प्राइवेट जॉब पकड़ लो। अगले 5 साल के बाद देख लेना, कोई अगर सरकारी में भी लगा होगा ना, तुम्हारा पैसे से तो स्टेटस उससे ज्यादा ही होगा। लोगों को यह समझ नहीं आता। आदमी अपनी जवानी गलाए पड़ा है बस एक ही कमरे में घुस के। बोल क्या रहा है कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तुम में आगे बढ़ने की कुव्वत नहीं है। ज्यादा फैक्ट तो यह है कि तुमने सपना देख लिया है कि एक क्लैरिकल की ही मुझे मिल जाए बाबू की जॉब, मैं उसमें खुश रहूंगा, लेकिन मुझे प्राइवेट में मेहनत ना करनी पड़े। ये हाथ पैर की मेहनत, ये पसीना बहाने वाली मेहनत, ये नहीं करनी है। उससे बेहतर है हम कमरे में 4 साल घुसे रहेंगे और ये जवाब देते रहेंगे कि तैयारी कर रहे हैं हम, और आखिरी में क्या होगा, इससे भी बुरी हालत। इसकी हालत तो बहुत अच्छी होनी है। ये तो एक जर्नी है, चल पड़ी। 2 से 3 साल के बाद हर प्राइवेट सेक्टर वाला बंदा आपको कहीं ना कहीं दिखेगा एक अच्छे स्टेटस पे, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है दोस्त। ये अंधा रास्ता है। जनसंख्या में हम सबसे आगे हैं, बच्चे पैदा करने में भारत देश सबसे आगे है, लेकिन सरकारी नौकरियां उतनी होनी भी तो चाहिए। हमारे देश में 3 से 4% लोग सरकारी नौकरी करते हैं। अब आपको इन 3 से 4% में आना है तो अपना आकलन भी तो करो ना। इस तरीके से जाना पड़ेगा, तब बात बनेगी। ऐसा नहीं कि आज पढ़ लिए 2-4 टॉपिक, अंधे में चल रहा है काम।
पन्ने पलट रहे हैं, क्लास ले ली, अपने आप ही सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं होता सिलेक्शन ऐसे। क्लियर हो रही है बात? सर मैं जॉब करके तैयारी कर रहा हूं, यानी सजेशन नाइट शिफ्ट वाली जॉब होती है। देखिए आपको तो आपकी नाइट शिफ्ट की जॉब है, ये बहुत जल्दी बीमारी पकड़ा देती है। रात होती है सोने के लिए, लेकिन आपकी भी मजबूरी होगी, मैं समझ सकता हूं। आप नाइट शिफ्ट में जॉब कर रहे हो। कोशिश आप ये करो कि दिन में स्टडी के साथ साथ नींद आप भरपूर लो, नहीं तो ये चीज़ ज़्यादा लंबी नहीं चल पाएगी। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट रहे हैं पिछले कई सालों में जो कि बीपीओज में काम करते थे रात में। कई सारे सफल भी हुए, कई सारे नहीं भी हुए, तो वापस वो अपनी जॉब में ही लगे रहे, लेकिन बीमारी से ग्रसित हो गए। तो आप सो ज़्यादा, दिन में आप जितनी अच्छी नींद लोगे, देखो कई बार हमें लगता है कि हम जाग के बहुत स्टडी करते रह रहे हैं, हम नींद नहीं लेते। उसमें आप देखोगे एक चीज आप ऑब्जर्व करोगे, पढ़ाई मैंने भी करी है खूब सालों साल, आप ऑब्जर्व करोगे, कभी कभी आपने ये सोचा है कि आप सो के उठते हो और उस टाइम पर आपने 2 पन्ने पढ़ लिए, तो आपको ऐसा लगता है पूरे कंठस्थ हो गए हैं, पूरे दिमाग में घुस गए हैं, और जबकि ये 2 पन्ने बस आपने 10 मिनट में पढ़े होते हैं। लेकिन कभी कभी इसके विपरीत क्या होता है, आप 2 घंटे तक ये 2 पन्ने खोल के बैठे रहते हो, लेकिन दिमाग में ही नहीं घुस रहे होते हैं। यही दिमाग है, लेकिन ये ले नहीं रहा है केवल ये 2 पेज इस टाइम पे। क्यों नहीं ले रहा है? इसकी स्थिति नहीं इस टाइम पे सही है ना। इस टाइम पे बिल्कुल फ्रेश मूड है। तो आप वो घंटे चुनिए जो भी जॉब वाले हैं। जो जॉब वाले नहीं है उनके पास तो पूरा दिन ही है, लेकिन जो जॉब वाले हैं आप ये देखिए कि किस टाइम पर आप बिल्कुल फ्रेश होते हो, उस टाइम पर आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, तो कम टाइम पर भी आपके लिए चीजें प्रोडक्टिव हो जाएंगी। क्लियर है? तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा बस इसी वजह से होता है, दिमाग हमारा वही है, स्टेटस वही है, सारी चीजें हैं, शरीर वही है, लेकिन हो क्यों रहा है? क्यों? क्योंकि हमारा नर्व सिस्टम अभी कहीं बिजी है। बिजी इस वजह से या तो है कि हमने नींद नहीं ली है, इतना स्ट्रेस हो चुका है, या तो कहीं और ख्यालों में डूबा हुआ है, ले नहीं पा रहा है। लेकिन इस टाइम पर एकदम खाली है। जिस टाइम पे खाली होगा, डेडिकेटेड होगा, तुरंत ले लेगा। आपको याद कराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये बहुत स्मार्ट है, तुरंत ले लेता है। जब इमरजेंसी होती है ना, तो भागती हुई गाड़ी का नंबर तुरंत याद कर लेता है। देखो कितना चालाक है। और नहीं तो दुनिया भर में चलती रहेंगी, सामने हजारों गाड़ियां, सैकड़ों गाड़ियां निकलती रहेंगी, एक का भी नंबर याद नहीं करता। ये इतना मक्कार है, और बात पड़ेगी तो इतना चालाक भी है। तो समझो कहां पर ये चालाक है, उसका यूज करो। कम टाइम में ज्यादा पढ़ो। ज्यादा टाइम में कम पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। और हां, एक और काम नहीं करना है। आप में से बहुत सारे लोग ये काम करते ही होंगे। इंग्लिश बहुत अच्छी लग रही है पढ़ने में, तो इंग्लिश को 4 घंटे दे रहे हैं। मैथ्स में मजा नहीं आ रहा है तो केवल 1 घंटे दे रहे हैं। जीएस में मजा नहीं आ रहा है, 1 घंटे दे रहे हैं। रीजनिंग में अपने आप को लगी रहा है कि हम सभी कुछ कर लेंगे, तो पता लगा 1 भी घंटा नहीं दे रहे हैं रीजनिंग को, पढ़े चले जा रहे हैं। किसी के साथ होता है जीएस में ही इतना मजा आ रहा है, आज तो पूरा इतिहास लिख डालेंगे हम खुद, इतिहास ही पढ़ने में मजा आ रहा है। चाचा, थीसिस नहीं लिखनी है तुम्हें प्रोफेसर नहीं बनना है कि पता लगा तुम एक ही सब्जेक्ट के पीछे हो। जब तक चारों पे स्कोर नहीं करोगे, मेरिट नहीं बननी है, सिलेक्शन नहीं होना है। और चाहे बोल लो 10 नंबर से रह गए, चाहे बोल लो 1 नंबर से रह गए, रह ही जाओगे ना। ठीक है? तो हमें केवल स्मार्ट वर्क करके सरकारी नौकरी लेनी है, हमें थीसिस नहीं लेनी है। थीसिस सबमिट नहीं करती है यूनिवर्सिटी में कि हमें मजा आ रहा है, मेरा इंटरेस्ट है इसमें, तो मैं इसी का प्रोफेसर बन जाऊंगा। अगर ये काम करने हैं तो प्रोफेसर बन जाओ, ज्यादा अच्छा है। पीएचडी कर डालो, फिर 5 साल तक लग के एक ही सब्जेक्ट पढ़ो, थीसिस लिखो बढ़िया सी, और बन जाओ सरकारी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर। वो भी बुरा नहीं है। लेकिन अगर सरकारी नौकरी के लिए जा रहे हो, टाइम वेस्ट मत करो बिल्कुल। ठीक है ना? मॉक टेस्ट देने का सही आइडिया, ये इन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है भाई। मॉक टेस्ट देने का सही आइडिया समझाता हूं। कई लोग मॉक टेस्ट तो देते हैं, लेकिन तरीका ही नहीं पता है कि मॉक टेस्ट देने का तरीका क्या है। मॉक टेस्ट, ठीक है, हमने आज मॉक टेस्ट दिया, इसमें 100 क्वेश्चन थे। ठीक है? जब सबमिट किया तो 100 में से 65 आए हमारे। ओके, हम उठ गए सीट से, हम उठ गए। क्लियर है इतनी बात?
उसके बाद जाके फिर से पढ़ाई करने लगे। मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि 65 हमने किए हैं और मेहनत करनी है, 65 को 80 में कन्वर्ट करना है। पढ़ाई किए जा रहे हैं, पढ़ाई किए जा रहे हैं, लेकिन क्या पढ़े जा रहे हैं ये पता है? नहीं पता। आपको सेल्फ एनालिसिस करना होगा। जब आपके 65 आए तो आपने ये तो सोचा कि 65 हमारे आ गए, इसको बढ़ा के 80 करना है, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि ये 35 कहां खाली छूट गए। उन क्वेश्चंस को देखो वापस। क्वेश्चन में ये देखो कि मैथ के अगर मैं 5 क्वेश्चन छोड़ा हूं तो ये 5 क्वेश्चन मैंने कहां छोड़े हैं। अपने आप ही समझ आ जाएगा कि अच्छा एक क्वेश्चन ये मेरा डीआई का छूट गया है, डेटा इंटरप्रिटेशन का, और एक क्वेश्चन मेरा टाइम एंड वर्क का पता लगा छूट गया है। ठीक है, इस तरीके से आपको खुद ही समझ आने लगेगा। उसके बाद आप अगला मॉक दोगे, आई एम वेरी श्योर कि नेक्स्ट शिफ्ट में भी, नेक्स्ट मॉक में भी आपका जो क्वेश्चन मैथ से छूटेगा वो डीआई और टाइम एंड वर्क से छूटेगा ही छूटेगा। आपको धीमे धीमे पता लगने लगेगा कि अच्छा ये 2 टॉपिक हैं जिन पर काम करना बाकी है, क्योंकि इस टॉपिक से जब भी क्वेश्चन बन रहा है मैं अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहा हूं। उसी तरीके से जीएस में देखो मैं कौन सा क्वेश्चन नहीं कर पाया, पता लगा आप क्वेश्चन नहीं कर पाए, आपसे आर्टिकल पूछा गया था। अगले मॉक में भी देखा एक आर्टिकल वाला क्वेश्चन था, आप फंस गए, नहीं कर पाए। इट मींस कि आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल अब देख लेने चाहिए, और जैसे ही आपने आर्टिकल क्लियर किया अगले मॉक में फिर से इससे मुलाकात होगी। इस बार खत्म, टाटा बाय बाय, निपटा दोगे आप इसे। उसी तरीके से टाइम एंड वर्क जैसे ही कवर किया, अब उसके बाद टाइम एंड वर्क का कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, 99% आप उसे निपटा दो। तो ये जो आकलन है ना, ये जो बचे हुए क्वेश्चन है ना, इनका एनालिसिस करना है। ये एनालिसिस नहीं है, ये तो तुम्हें कंप्यूटर दिखाई दे रहा है सामने कि भैया 65 आ गए। इनके बारे में सोचो जो कंप्यूटर नहीं दिखा रहा है। ठीक है, चलिए आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो। कल फिर से यहीं पर मुलाकात होगी। YouTube के इतिहास में सबसे पहले फ्री में ल्यूसेंट सीरीज कवर की, मिलियंस व्यूज, हजारों सिलेक्शंस, और ये सीरीज अमर हो गई। सफलता की कहानी दोहराने फिर से आ रहा हूं 26 मई से, इस बार एसएससी टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पे। 15 क्लासेस, 1500 क्वेश्चंस और 4000 से ज्यादा इनडायरेक्ट क्वेश्चंस। 26 मई से रात 8 बजे जुड़ना ना भूलें, ओनली ऑन एसएससी टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल।